नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में, जो कि हमारे भारत में प्रचलित है। और अगर हम नृत्य की बात करें या नृत्य कला की बात करें तो दो प्रकार के हैं, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य जिन्हें क्लासिकल दर्जा प्राप्त है, इसकी बात कर रहे हैं इस वीडियो में हम। तो अक्सर इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं कि हालांकि इसमें कभी कभार अंतर पूछ देता है कि इस नृत्य में और इस नृत्य में क्या अंतर है, या फिर ये कहाँ पर्टिकुलर किस जगह ये नृत्य होता है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला है वो है भरतनाट्यम, जिसके बाद जो दूसरा है उसकी बात करें तो भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु में होता है, जबकि अगर हम कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में। और इसके बाद कथकली जो कि केरल में होता है। कथकली और कथक, ध्यान दीजिएगा, कथक अलग है और कथकली अलग है। तो कथकली केरल में होता है और मोहिनीअट्टम की बात करें तो ये भी केरल में होता है, जबकि ओडिसी उड़ीसा में होता है। और मणिपुरी की बात करें तो ये जो शास्त्रीय नृत्य है ये मणिपुर में होता है। कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर भारत में। और सत्री जो ये नृत्य है ये असम में होता है, ये शास्त्रीय नृत्य है। और हम जब इनका अगर शुरुआत से बात करें, अच्छे से विस्तार पूर्वक बात करें, तो भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का नृत्य है और ये नृत्य विधा का सबसे प्राचीन रूप है, जिसे कि और इसका जो पहला दर्शन हमें होता है वो, इसका जो संबंध है ये तमिलनाडु में मंदिर नर्तकों, जो मंदिर में जो नर्तकियां हुआ करती थी जिन्हें कि देवदासियां कहा करती थी, जो एकल नृत्य प्रस्तुत किया करती थी, उनके द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। और इसलिए कभी कभी इसे दासी अट्टम भी कहा जाता था। साथ ही साथ जब देवदासी प्रथा का समाप्ति हुआ तो इसका भी, यानी कि भरतनाट्यम का भी समाप्त होने लगा। लेकिन एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम ई कृष्ण अय्यर था, इन्होंने भरतनाट्यम को फिर से जीवित किया। और इसमें बहुत सारे फिर बाद में लोग आए जो इन्होंने भरतनाट्यम को वैश्विक स्तर पर दोबारा पहचान दिलाए। तो भरतनाट्यम की अगर हम बात करें विशेषता की, तो इसमें प्रायः, यानी कि भरतनाट्यम को प्रायः अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, जो इसमें भाव भंगिमा होती है तो वो मानव शरीर में अग्नि की अभिव्यक्ति कराता है। और भरतनाट्यम में जो अधिकांश मुद्राएं होती हैं वो लहराती हुई आग की लपटों से समानता रखती हैं, इसलिए भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और नृत्य की इस विधा में, यानी कि भरतनाट्यम नृत्य के विधा में जो नृत्य के दो पक्ष होते हैं, तांडव और लास, दोनों में समान मात्रा पर बल दिया जाता है और मुख्य रूप से मुद्राओं को केंद्र में रखा जाता है। इसके अलावा मुख्य मुद्राओं की अगर हम बात करें तो कटक मुख हस्त, जिसमें क्या करते हैं कि 3 अंगुलियों को जोड़ के ओम का प्रतीक बनाया जाता है। और भरतनाट्यम की प्रस्तुति में जो घुटने होते हैं सब ज़्यादातर मुड़े होते हैं, यानी कि भरतनाट्यम की प्रस्तुति के समय अधिकांशतः घुटने मोड़े होते हैं और शरीर का जो भार होता है दोनों पैर पर समान रूप से वितरित किया जाता है। इसके अलावा इसे एकचार्य लास्यम की शैली से पहचाना जाता है, जिसमें एक ही नर्तक क्या करते हैं, बहुत सारी भूमिकाओं को निभाता है। और इसके प्रसिद्ध नर्तकों में यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम और मृणालिनी साराभाई आदि इनमें शामिल हैं। इसके बाद जो दूसरा शास्त्रीय नृत्य है वो है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश में चलता है। अगर हम इसकी बात करें, इसकी विशेषता की, तो ये कुचिपुड़ी नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। इसका उद्भव आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है कुचलापुरम गांव, वहाँ से हुआ है, इसलिए इसे कुचिपुड़ी नृत्य कहा जाता है। और हालांकि इसका जो नाच या नृत्य का विधा है वो भरतनाट्यम से थोड़ी बहुत मिलता जुलता है। साथ ही साथ जब वैष्णववाद का उत्पत्ति हुआ मध्य भारत में, तो उसके अभ्युदय के बाद जो ये नृत्य की विधा है कुचिपुड़ी, ये पुरुष ब्राह्मणों का एक अधिकार बनकर रह गया था। और इसकी जो प्रस्तुतियाँ मंदिर में की जाने लगी और भगवत पुराण की कहानियों में इसकी कुचिपुड़ी के नृत्य को ही प्रस्तुत किया जाता था। साथ ही साथ जो कुचिपुड़ी के नर्तक हुआ करते हैं उन्हें भागवथालू के नाम से भी जाना जाता था। और विजयनगर और गोलकुंडा के शासकों ने कुचिपुड़ी नृत्य को बहुत ही ज़्यादा संरक्षण दिया, जिसके वजह से इस नृत्य विधा को बहुत ही ज़्यादा महत्व प्राप्त हुआ। साथ ही साथ
अगर हम कुचिपुड़ी नृत्य की अन्य विशेषताओं की बात करें तो जैसा कि कहा आपसे कि जो इसकी अधिकांश प्रस्तुतियाँ होती हैं ये भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित होती हैं, लेकिन इनका जो केंद्रीय भाव होता है वो पंथ निरपेक्ष रहा है और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है और इसमें महिलाएं भी अब नृत्य करने लगी हैं। साथ ही साथ प्रत्येक मुख्य चरित्र जो होता है वो दारू के प्रस्तुतिकरण के साथ स्वयं को मंच पर प्रविष्ट करता है, जो कि प्रत्येक चरित्र के उद्घाटन के उद्देश्य से विशिष्ट रूप से निर्देशित नृत्य तथा गीत की लघु रचना होती है। इसके अलावा कुचिपुड़ी नृत्य शैली में मानव शरीर में पार्थिव तत्वों का प्रकटन होता है और इसमें क्या करते हैं, इस नृत्य में यानी कि कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक जो होता है स्वयं में ही गायक की भूमिका भी निभा सकता है। और इसमें कभी कभी कुचिपुड़ी में एकल तत्व भी होते हैं जिसमें कुछ को निम्न को शामिल किया जा सकता है। पहला है मंडूक शब्दम, ये क्या कहता है, इसमें एक मेढक की कहानी कहा जाता है। तरंगम, तो इसमें क्या करते हैं कि जो नर्तक होता है वो अपने कर्तव्य से एक पीतल की तस्तरी के किनारे पर पांव रखता है और अपने सर पर एक जल का पात्र रखता है और या फिर दियों का सेट अपने सर पर रखता है और उसको संतुलित करता है। तो ये कुचिपुड़ी की विशेषता हो गई। और साथ ही साथ कुचिपुड़ी में जो कर्नाटक संगीत होता है उसकी जुगलबंदी की जाती है। और अगर इसके हम जो वाद्य हैं कि कुचिपुड़ी नृत्य में जो वाद्य बजाए जाते हैं तो उसमें वायलिन और मृदंगम इसके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसकी अगर हम बात करें वो है कथकली, जो कि केरला में होता है। तो कथकली की बात करें, ये केरल के मंदिरों में कथकली का हम बात कर रहे थे कथकली की। तो कथकली की बात करें तो ये केरल का नृत्य है और ये एक अति परिष्कृत, वैज्ञानिक और विस्तार से परिभाषित वाला नृत्य है ये। साथ ही साथ इसमें सामान्यतः इसे खुले स्थान पर किया जाता है और इस नृत्य के विषयों को रामायण, महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया जाता है। और वाद्य यंत्र इसके काफ़ी साधारण होते हैं जैसे नगाड़े और मंजीरा, ये कथकली के है ना। इसके बाद इस नृत्य के जो अभिनेता होते हैं वो देवताओं या राक्षसों के रूपों को दर्शाने के लिए बहुत प्रकार के मुखौटे लगाते हैं कथकली में। साथ ही साथ इसके अगर हम जो मुख्य कलाकार की बात करें तो वर्तमान में मुकुंद राज, कोप्पन नायर, शांता राव और कनकेरेल, गीता गांगुली और वी कुंजुकुरु, गोपीनाथ कृष्णन तथा वी एन मेनन इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। और इसकी अगर हम अन्य विशेषताओं की बात करें कथकली की तो अधिकांश जो कथकली प्रस्तुतियाँ होती हैं ये अच्छाई तथा बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष का शानदार निरूपण होती हैं और इसकी विषय वस्तु महाकाव्य और पुराणों से ली गई कहानियों पर आधारित होती है, इसलिए इसे पूर्व का गाथा गीत भी कहा जाता है कथकली को। फिर कथकली की अनोखी विशेषता ये होती है कि आँखों तथा भ्रिकुटियों की गति के माध्यम से रसों का निरूपण किया जाता है और जैसा कि बताया इससे मुखौटों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और इस समय जब कथकली को प्रस्तुत किया जाता है तो रंगमंची सामग्री का बहुत ही कम प्रयोग होता है और विभिन्न चरित्रों को निभाने के लिए मुकुट के साथ साथ चेहरे के विस्तृत श्रृंगार का प्रयोग किया जाता है और इसमें जितने भी रंग होते हैं उनका अलग अलग महत्व होता है। कथकली के बाद जो नेक्स्ट है वो है मोहिनी अट्टम। ये भी केरल का ही एक शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनी अट्टम जिसे कि मोहिनी का नृत्य भी कहा जाता है, यानी कि मोहिनी यानी सुंदर नारी और अट्टम यानी नृत्य, यानी कि सुंदर नारी का नृत्य जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और ये इसकी अगर हम बात करें तो ये एकल नृत्य है जिसे वर्तमान में केरल राज्य में त्रावणकोर के शासकों के संरक्षण में प्रसिद्धि मिलती है। और जब ये गुमनामी में खो गया था तो प्रसिद्ध मलयाली कवि जिनका नाम वी एन मेनन ने इन्होंने कल्याणी अम्मा के साथ मिलकर इसका पुनरुद्धार किया था मोहिनी अट्टम का। और मोहिनी अट्टम का अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसमें भरतनाट्यम के ललित और चारुत्र और कथकली ये सभी के ओज का मेल है मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम की जो अगर विषय वस्तु की बात करें तो सामान्यतः इसमें विष्णु भगवान यानी भगवान विष्णु के नारी सुलभ नृत्य की कहानी कही जाती है। और मोहिनी अट्टम की प्रस्तुति में नृत्य के लास्य पक्ष की प्रधानता रहती है, इसलिए इसे महिला नर्तकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब जैसे बताया आपको कि ये किसे मोहिनी अट्टम यानी कि सुंदर नारी का नृत्य कहा जाता है और
ये विष्णु के नारी सुलभ नृत्य की कहानी कही जाती है। तो इसके पीछे कहानी ये है कि जब भस्मासुर को जब कुछ ज़्यादा परेशान कर रहा था या राक्षस, तो क्या किया कि भगवान विष्णु ने महिला का रूप धरा और उसे नृत्य कराना चालू किया। तो जो नृत्य का विधा उस समय उन्होंने किया वही यहाँ पे अपनाया जाता है। और इसमें यानी कि मोहिनी अट्टम में पोशाक का जो होता है ना महत्व बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें मुख्य रूप से श्वेत और श्वेताभ रंगों का प्रयोग किया जाता है कपड़ों के रूप में। और मोहिनी अट्टम की प्रस्तुति से वायु तत्व को निरूपित किया जाता है। और इसके जो प्रमुख यानी कि अब तक कलाकार हैं उनकी बात करें तो सुनंदा नायर है, माधुरी अम्मा है और जयप्रभा मेनन, ये सब आदि आते हैं इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट है नृत्य वो है ओडिसी, जो कि ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम इसकी बात करें तो ये ओडिसी नृत्य यानी कि जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है ये बहुत ही पुराना शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी नृत्य की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो ओडिसी नृत्य इस नियम पर आधारित है कि मनुष्य का शरीर मोड़ने के लिए है, और नृत्य का जो मुख्य जोर है वो नृत्यांगना की मूर्ति के समान मुद्राओं पर होता है ओडिसी में। यानी इसमें ओडिसी जो नृत्य होता है इसमें जो कलाकार होते हैं वो मूर्ति के जितनी भी भंगिमाएँ हो सकती हैं उनको बनाने की कोशिश करती हैं ओडिसी में। और राजा खारवेल ने, जो कि उदयगिरी में राजा थे यानी कि यहाँ पे उड़ीसा के राज्य सम्राट थे, इन्होंने इसे संरक्षण प्रदान किया था ओडिसी नृत्य को। साथ ही साथ अगर इस नृत्य की अगर हम बात करें ओडिसी नृत्य की, तो इसमें नृत्य की वेशभूषा के लिए चमकीले रंग की ढीली साड़ी तथा कसा हुआ ब्लाउज पहना जाता है। और नृत्य का साथ देने वाले वाद्य यंत्रों में नगाड़े, मंजीरा, बांसुरी और एक वीणा होती है। और इस नृत्य शैली में अगर हम जो मेन जो इनके अगर हम ओडिसी यानी कि जो कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है उसकी अगर हम और विशेषताएं की बात करें तो इसमें त्रिभंग मुद्रा अपनाई जाती है। त्रिभंग मुद्रा यानी कि शरीर की 3 स्थानों से वक्रित मुद्रा, यानी कि शरीर को 3 प्रकार से मोड़ना, ये ओडिसी नृत्य विधा में किया जाता है। साथ ही साथ लालित्य, विषयाशक्ति और सौंदर्य का निरूपण ओडिसी नृत्य की अनोखी विधा है। और नर्तकियाँ क्या करती हैं, अपने शरीर से जटिल ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण करती हैं, यानी कि शरीर को जितना ज़्यादा मोड़ सकती हैं वो मोड़ती हैं। और इसलिए इसमें चलायमान शिल्पाकृति के रूप में भी ओडिसी नृत्य को जाना जाता है। और अगर जो नेक्स्ट है उसकी बात करें तो मणिपुरी, तो मणिपुरी की अगर हम बात करें तो ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और एक प्रकार से ये धार्मिक नृत्य है जो भगवान के आशीर्वाद को पाने के लिए किया जाता है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो। और अगर मणिपुरी नृत्य की हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति का पौराणिक जो प्रमाण मिलता है वो मणिपुर की घाटियों में स्थानीय गंधर्वों के साथ शिव पार्वती के नृत्य में बताया जाता है। साथ ही साथ वैष्णववाद के अभ्युदय के बाद इस नृत्य की इस विधा को बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई। साथ ही साथ जैसा कि आपसे कहा कि मणिपुर का नृत्य है और शास्त्रीय नृत्य है, साथ ही साथ ये एक धार्मिक नृत्य है जो कि भगवान के आशीर्वाद को पाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इस नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ नाचते हैं और इसमें वाद्य मंत्र के रूप में एक तरह का नगाड़ा है ना, और मंजीरा और बांसुरी बजाया जाता है। साथ ही साथ जो नर्तक कपड़े पहनते हैं वो कपड़ा शीशा से जुड़ा होता है और जिसे कामिल कहा जाता है। साथ ही साथ इसकी अगर हम और विशेषताएं की बात करें तो जो मणिपुरी नृत्य है ये विषय का शक्ति नहीं बल्कि भक्ति पर बल देता है। और यद्यपि इस नृत्य में यानी कि मणिपुरी नृत्य में तांडव और लास्य दोनों होते हैं, लेकिन ज़्यादा बल इसमें लास्य पर ही दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें यानी कि मणिपुरी नृत्य में मुद्राओं का सीमित प्रयोग होता है। इसे मुख्यतः हाथ और घुटने की स्थानों की मंद तथा ललितपूर्ण गति पर बल देते हैं, यानी कि इसमें हाथ और घुटना ज़्यादा काम करते हैं मणिपुरी नृत्य में। साथ ही साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें जो नृत्य है तो वो है कथक। तो ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और कथक शब्द की अगर हम बात करें तो कथक यानी कथा
तो इसकी उत्पत्ति प्राचीन समय में नृत्य और संगीत के द्वारा रामायण और महाभारत की कथा कहने वाले गायकों के समुदाय से हुई। और ये कला शीघ्र ही नृत्य नाटक रूप में बदल गई, जिसमें अभिनेता भी भाग लेने लगे। और इसके मुख्य केंद्रों में लखनऊ, बनारस, जयपुर और दिल्ली है। साथ ही साथ इसमें यानी कि कथक में पदचालन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। साथ ही साथ तीव्र गति से चक्कर खाते हुए चलना या अचानक निश्चल हो जाना, ये कथक नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता है। और इसके द्वारा ही यानी कथक के द्वारा ही बहुत सारे घरानों का विकास किया गया, जिसमें लखनऊ घराना है, जयपुर घराना है, रायगढ़ घराना है और इसके बाद बनारस घराना है। और अगर कथक की ही हम बात करें तो कथक की जो जुगलबंदी होती है वो सामान्य तौर पर ध्रुपद संगीत के साथ होती है। और मुगल काल में तराना, ठुमरी तथा गज़ल भी इसमें सम्मिलित किए जाते थे कथक में। तो ये था दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जानकारी। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।